हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 6 है। ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक 2 का नाम क्या है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या कह सकते हैं गद्य काल। इसमें से कुल 3 या 4 अंक का क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक नंबर 2 का पार्ट 2 है, इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि गद्य साहित्य के इतिहास को कितनी विधाओं बांटा गया है, प्रमुख विधाएं कौन सी हैं, लघु विधाएं कौन सी हैं, इनको मैंने याद भी करवाया था। साथ ही साथ मैंने नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था और इन 5 पॉइंट्स में से मैंने 20 क्वेश्चन भी बना के आपको बताए थे कि कहीं से भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आउट नहीं जाएगा। आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने 1, 2, 3, 4 इनको विस्तार से पढ़ा दिया है। आज हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, आप देख सकते हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे विस्तार से। ठीक है। और सबसे इंपोर्टेंट बात मैंने आज ये आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। कोई आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उन 4 क्वेश्चन में से आपका बोर्ड में आ जाएगा। तो ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इनको याद कम होता है, वीकनेस फील करते हैं अपने मन में कि हमें याद नहीं होता, उन छात्रों के लिए वो 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो बच्चे होशियार हैं वो पूरा कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। सबसे पहले निबंध के ऊपर, जो निबंध है इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस बनते हैं? तो एक बनता है निबंध का अर्थ। पेपर में आपसे या तो निबंध का अर्थ पूछ लेगा वो, या फिर निबंध की परिभाषा पूछ लेगा, या फिर कोई निबंधकार का नाम और उनका एक निबंध का नाम पूछ लेगा, या फिर निबंध की विशेषता पूछ लेगा। तो निबंध के ऊपर कुल 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों को अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ध्यान से। निबंध का अर्थ होता है बंधन, अर्थात एक विशेष रूप से बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। निबंध का अर्थ क्या है? बांधना। कोई भी आप लिख रहे हैं उसको बांध के लिखिए। ठीक है। तो आप जो निबंध लिखते हैं उसको बांधना होता है। तो निबंध का अर्थ ही है, नी माने होता है भली भांति, और बंध माने होता है बांधना, यानी भली भांति आप उसको बांध दीजिए, बस यही अर्थ है निबंध का। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, निबंध में लेखक अपने विषय संबंधी भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप से क्या करता है? प्रस्तुत करता है। यानी कि जिस विषय के ऊपर वो निबंध लिख रहा है उसके ऊपर उसके जो भाव हैं, जो उसके विचार हैं, उनको क्रमबद्ध रूप से लिखता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप कभी भी निबंध लिखते हो तो क्या ऐसा कभी होता है, आप हमेशा देखते हैं कि प्रस्तावना ऊपर होती है, फिर उसकी लाभ हानि होती है, परिणाम होते हैं, और उस लास्ट में जाकर के मान लो उसका उपसंहार हो जाता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि उपसंहार ऊपर लिख दिया, प्रस्तावना नीचे लिख दी, या बीच वाले पॉइंट कभी भी गायब कर दिए? नहीं कर सकते ना। आप एक क्रम से लिखोगे, प्रस्तावना फर्स्ट में आएगी तो फर्स्ट में जाएगी, उपसंहार लास्ट में आता तो लास्ट में जाएगा, यानी उसका एक क्रम होता है। तो भावों और विचारों को एक क्रम से प्रकट करना, प्रस्तुत करना, यही क्या है? निबंध है। समझ गए मेरी बात? तो निबंध का अर्थ फिर से एक बार देख लेते हैं। निबंध का अर्थ क्या होता है? बंधन युक्त रचना, या कह सकते हैं बांधना, या कह सकते हैं बंधन, अर्थात एक विशेष प्रकार से, विशेष रूप से बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। और निबंध में क्या करता है लेखक? विषय संबंधी जो उसकी विचार हैं, भाव है, उनको क्रमबद्ध रूप से लिख देता है। समझ गए? तो ये आपको अर्थ पूछे तो बता देना है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है बेटा। बात करते हैं निबंध की परिभाषा की। तो देखिए, निबंध की परिभाषा 2 लोगों ने दी है, वही अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। दी तो बहुत सारे लोगों ने थी, लेकिन आप 2 के बारे में याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी और बाबू गुलाब राय जी ने भी बताया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया, बाबू गुलाब राय जी ने क्या बताया निबंध के बारे में, ये 2 अलग अलग परिभाषाएं ये आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में, क्योंकि इनमें टाइम खराब ज्यादा होगा इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। तो पीडीएफ में मिल जाएगी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है, उसी भाषा में समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप उनको याद कर लेना। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया अगर आपने, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है बेटा। यहाँ पर जो पार्ट 1 आप पढ़ना चाहते तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ ही पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। इससे क्या है कि आगे आने वाली सभी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी समय पे, और पीडीएफ में मैं इनकी परिभाषा बहुत अच्छे से लिख दूंगा। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अर्थ पूछेगा तो आप लिख ही देंगे, परिभाषा पूछेगा तो आप लिख ही देंगे। साथ में बात करते हैं निबंधकार या निबंध, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए और उनकी एक एक निबंध लिखिए। ठीक है ना, एक एक रचना लिखिए उनकी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ज्यादा अलग से नहीं लिया कहीं से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और बाबू गुलाब राय जी हैं, इन्हीं की आप परिभाषा याद करेंगे, उन्हीं की आप नाम याद कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन है? ये निबंधकार हैं। इनका निबंध का नाम क्या है? चिंतामणि है। बाबू गुलाब राय कौन है? निबंधकार हैं। इनकी निबंध रचना कौन सी है? तो मेरी असफलता है। आप 2 एक एक रचना कर ली आपने,
और 2 निबंधकारों के नाम याद कर लिए, उनकी एक रचना आपने याद कर ली। ठीक है, आपको याद कर लेना है और ऐसे एक तरफ निबंध लिख के एक तरफ निबंधकार लिख के एक तरफ निबंध लिख के आपको दोनों को मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ से होते हैं 3 क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निबंध की विशेषताएं पूछता है, यानी कि निबंध में अच्छा निबंध जो होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता पर ध्यान देते हैं। पहली विशेषता है निबंधकार निबंध के माध्यम से अपने भावों का प्रकाशन करता है, यानी मैंने ऊपर बताया था आपको, इसमें क्या करता है निबंधकार, जो निबंध लिखने वाला होता है वो क्या करता है, अपने भावों को अपने विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है, प्रकाशन करता है। ठीक है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा देखिए, निबंध आकार में सीमित, यानी आकार में छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ा निबंध कर दिया। ठीक है, क्रमबद्ध, एक क्रम से होना चाहिए, और सुव्यवस्थित का मतलब होता है एक अच्छी व्यवस्था से, एक अच्छे ढंग से उसको व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी भी क्वालिटी होती है, निबंध की विशेषता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो निबंध की जो भाषा शैली है वो प्रांजल एवं परमार्जित होनी चाहिए। यहाँ पर 2 वर्ड है, प्रांजल एंड परमार्जित। प्रांजल का मतलब क्या होता है, सरल और स्पष्ट, यानी कि जो निबंध की भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और परमार्जित का मतलब क्या है, त्रुटि विहीन, यानी कि बिना कोई उसमें वो नहीं होनी चाहिए गलती, यानी बिना गलती वाला निबंध होना चाहिए। ठीक है, त्रुटि विहीन का मतलब, त्रुटि विहीन समझिए मेरी बात को, त्रुटि विहीन का मतलब क्या है, बिना गलती का निबंध। ठीक है, तो निबंध की जो भाषा शैली है उसमें कोई तो गलती नहीं होनी चाहिए और सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, 3 हो गई। पहली क्या थी, निबंध को जो भावों को प्रकट करता है निबंधकार। दूसरी क्या है, आकार में सीमित होता है, क्रमबद्ध होता है और सुव्यवस्थित होना चाहिए निबंध। तीसरा क्या है, जो शैली है उसकी वो कैसी होनी चाहिए, सरल स्पष्ट और कह सकते हैं त्रुटि विहीन, यानी कि बिना किसी गलती की होनी चाहिए। ठीक है, निबंध की जो भाषा है। ठीक है, निबंध में रोचकता, यानी कि देखने में निबंध थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति उसको पढ़े तो उसको अट्रैक्ट करे, कहीं ना कहीं रोचकता होनी चाहिए। और प्रवाह, उसमें गति भी एक बढ़िया होनी चाहिए, प्रवाह उसका अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला के निबंध के ऊपर 4 क्वेश्चन में से आएगा तो भैया, नहीं तो यहाँ से आउट नहीं जाएगा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ इन्हीं में से आ जाएगा अगर निबंध कोई क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, तो निबंध देखिए, अब हमने क्या क्या खत्म कर लिया। नाटक को हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, एकांकी को पढ़ चुके हैं, कहानी को भी, उपन्यास को भी। पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया है, 5 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन में बना के बताया है 5 पॉइंट से। अब निबंध को भी हमने पढ़ लिया। बात करते हैं आलोचना की, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं जीवनी और आत्मकथा। इनके बारे में परिभाषा पूछेगा तो कैसे देंगे, और इनमें अक्सर आपसे पूछता है बोर्ड में, तो अंतर पूछता है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ठीक है, परिभाषा के कैसे बताया मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप फिलहाल में इनमें अंतर देखिए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जीवनी होती क्या है, रियल में मैं आपको मीन्स बताऊं इसका। नाटक क्या होता है मैंने बताया था, एकांकी क्या है ये बताया था, उपन्यास कहानी इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है। ठीक है, निबंध क्या है इसको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा जीवनी और आत्मकथा के बारे में बताना चाहूंगा। जीवनी होती क्या है, आप लोगों ने मान लो कोई महान व्यक्ति है, जैसे कि हरवंश राय बच्चन जी है, तो जैसे कि हरवंश राय बच्चन जी की जीवनी लिखनी है, तो जीवनी में क्या लिखते हैं, जीवनी का मतलब है जीवन परिचय से, उनके जीवन का परिचय देना है, यानी कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने शिक्षा अपनी कहाँ से प्राप्त की, उनकी शादी विवाह कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनकी क्या कला पक्ष था, क्या उनका भाव पक्ष था, और उनकी मौत कब हो गई। ये सारी जानकारी अगर हम किसी नोटबुक में नोट कर दें तो उस नोटबुक को कहेंगे जीवनी। क्या कहेंगे, उनकी जीवनी कहेंगे। अब बात कर ली तो थोड़ी सी आत्मकथा की। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कोई कोई इंसान आपके पास सलाह आता है और आकर के ना आप उससे पूछते हैं, भाई अरे तुम तो बहुत पैसे वाले हो गए हो, तो फिर वो अपनी लंबी चौड़ी मारने लगता है, यानी कि अपने बारे में बताने लगता है, अरे हम ऐसे थे, फिर ऐसे से ऐसे हो गए, फिर वहां से मैंने ये काम करना शुरू किया। मतलब अपनी अपनी कहना, ठीक है, अपने बारे में कहना आत्मकथा कहलाता है। समझ गए मेरी बात। और जीवनी क्या है, जो दूसरों के बारे में लिखी जाती है वो जीवनी होती है, और ये आत्मकथा स्वयं के बारे में होती है। समझ गए मेरी बात। दोनों में अंतर क्या होता है इसे। अच्छा, जीवनी को अपन लोग लिख सकते हैं, अपनी जीवनी अपन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जीवनी कैसे लिखोगे, क्योंकि हरवंश राय बच्चन जी के कब मरे, मरने के बाद वो डेट कौन मेंशन करेगा, वो तो मर गए ना, तो जीवनी कोई और ही लिखेगा और आत्मकथा अपन खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। तो पहला अंतर क्या है, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन के बारे में लिखता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं की कथा लिखता है, यानी स्वयं के बारे में लिखता है और यहाँ पे किसी अन्य के बारे में लिखता है। दूसरा पॉइंट आप ये भी बना सकते हैं कि जीवनी जो है दूसरों के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा जो है स्वयं अपने द्वारा लिखी जाती है। ठीक है,
बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। 2 पॉइंट मैंने आपको इसी में कर दिए, आप दिमाग में रखना चाहते तो रख लेंगे, तो 1 पॉइंट तो आपको हो ही गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है? जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है। जीवनी आप तभी लिखते हैं, भगवान राम की जीवनी लिखी गई है, उन्होंने शुरू से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या क्या किया, ये सब कोई महान पुरुष ही तो है। जितने भी कवि हुए जिनके ऊपर जीवनी लिखी गई है, जीवन परिचय उनका दिया गया है, वो कोई ना कोई महान पुरुष ही तो है। तो जीवनी किसी महान पुरुष की लिखी जाती है, और आत्मकथा कोई भी लिख सकता है, कैसा भी व्यक्ति हो। मैं हूं तो मैं सुनाने लग जाऊंगा अपने बारे में, कोई अदर पर्सन है, आम व्यक्ति है, वो सब सुना सकता है अपने बारे में, तो उसकी वो क्या होगी? आत्मकथा होगी। ठीक है, बात करते तीसरे पॉइंट की ओर। जीवनी जो है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, यानी कि इसमें सत्यता मिलेगी आपको, बिल्कुल भी झूठ नहीं मिलेगा। और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है, यानी कुछ तो मैंने बात सच बोली, और कुछ जब मैं बताने लग गया अपने बारे में तो कुछ मन से लगा दी मैंने, तो ना काल्पनिक हो सकती है। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से कैसे सत्यता पर आधारित होती है। जीवनी की शैली जो है वो वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है जीवनी, और आत्मकथा की जो शैली है वो कथात्मक होती है, यानी कि आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है और जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। ये 4 पॉइंट्स आपने समझ लिए, जीवनी आत्मकथा में अंतर समझ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि जीवनी की परिभाषा पूछ ली, तो कुछ नहीं करना, बस इन पॉइंट्स को एक परिभाषा के रूप में आपको बना के, मतलब यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, आपको पॉइंट नहीं लिखना है, सिंपल जीवनी की हेडिंग बना के जीवनी में लेकर किसी अन्य जीवन के बारे में लिखता है। जीवनी किसी महान पुरुष की लिखी जाती है, यह सत्य घटना पर आधारित होती है, और इसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। बस आप इसको ना एक सिंपल वे में लिख करके परिभाषा बना सकते हैं, ऐसे ही सेम आत्मकथा की बना सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, एक तो हो गया जीवनी आत्मकथा में अंतर, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? जीवनी की परिभाषा, और यहाँ से क्या बनेगा? आत्मकथा की परिभाषा। तो 3 क्वेश्चन कुल मिला के बन जाते हैं। ठीक है, तो बात करते संस्मरण क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है। संस्मरण को आप ऐसे समझिए, मान लो कि कभी है ना यहाँ से निकला, किसी रास्ते से कभी निकलता है, तो उसने देखा कि कोई महान व्यक्ति उसको मिल गया। मान लो कहीं से वो आ रहा है, उसको रास्ते में एक महान व्यक्ति मिल गया, या उसने देखा कि कोई एक बड़ी घटना हो गई है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इस प्रकार की घटना हो गई है, मतलब बहुत बड़ी वाली घटना हो गई है, या उसे कोई महान व्यक्ति मिल गया। तो फिर वो क्या करेगा? घर पे आकर के उन चीज़ों को, शाम को उसे टाइम मिला, कल उसे टाइम मिला, परसों से टाइम मिला, तो उन सब चीज़ों को याद करेगा दिमाग में जो उसको देख के आया था, और उसको स्मरण करते हुए अपनी राइटिंग में लिखेगा। ठीक है, तो वो होता है संस्मरण, यानी कि स्मरण करते हुए चीजों को जब कभी लिखता है, किसी महान व्यक्ति के बारे में, या किसी घटना के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में, जब भी वो लिखता है याद करते हुए, तो उसे कहते हैं संस्मरण। समझ में बात आ गई। रेखा चित्र क्या होता है? हाँ, ये भी संस्मरण की तरह ही होता है, इसमें भी चीजों को याद करके ही लिखा जाता है। बस अंतर कितना होता है कि यहाँ पर जो कवि लिखता है वो लिखता है शब्दों में, अक्षरों में, समझ गए। और इसमें रेखा चित्र में क्या होता है? कुछ भी शब्द नहीं लिखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस घटना के चित्र बनाएगा कवि। ठीक है, अंतर क्या है? पीछे देखिए एक बार। संस्मरण में क्या करता है? चीजों को जो देख के आया था घटना, उसके बारे में ही लिखना है उसको, लेकिन शब्दों में लिख देगा कि मैंने ऐसा ऐसा वहां पर देखा था। और यहाँ पर रेखा चित्र में क्या करेगा? वो उन घटना के उस घटना के बारे में ही लिखेगा जो वो देख के आया था, उस व्यक्ति के बारे में जिससे वो मिल के आया था, तो उसकी चित्र बना देगा, वो चित्र के रूप में उसको प्रदर्शित करेगा, तो उसे कहेंगे रेखा चित्र, और इसे कहते संस्मरण। समझ में बात आ गई। अंतर देखिए दोनों में क्या है। संस्मरण किसी महान व्यक्ति या घटना के संबंध में लिखा जाता है, कोई भी महान हो सकता है। ठीक है, और रेखा चित्र में ये जरूरी नहीं होता कि ना वो कोई महान हो, लेकिन संस्मरण आप महान चीज के ऊपर ही लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। बाद में कि बेसिकली अंतर क्या है कि यहाँ पे चित्रात्मक अंकन होता है, चित्रों के माध्यम से अंकन होता है, और यहाँ पे शब्दों के माध्यम से अंकन होता है, यानी कि उसके बारे में लिखा जाता है, और यहाँ पे चित्रात्मक अंकन होता है। यानी समझ गए ना, घटना वही है, व्यक्ति वही है, मान लो कैसा भी है, महान है इधर हो सकता है, बाद में कोई भी व्यक्ति के बारे में वो लिख रहा है कभी, अगर चित्र के रूप में लिख रहा है तो वो रेखा चित्र है, और सिंपल वर्ड्सों के रूप में लिख रहा है, शब्दों के रूप में लिख रहा है, तो वो संस्मरण है। समझ में बात आ गई। तो फिर से दूसरा पॉइंट देखिए, यह आकार में छोटा होता है और यह आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। ये पॉइंट आप यहां से ले सकते हैं। देखो ये सेम पॉइंट है, तीसरे नंबर का पॉइंट, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से लिख दिया है। इसमें क्या है? यह सत्य घटनाओं पर आधारित होता है, और यह क्या होता है? यह काल्पनिक भी हो सकता है, इसमें कल्पना भी हो सकती है। समझ गए। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, और इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। ये चार पॉइंट आप याद कर लेंगे दोनों में। ठीक है, इसी के साथ में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, संस्मरण की परिभाषा कैसे देंगे? तो इन्हीं पॉइंट्स को आप डैश करके सिंपल वे में लिख देंगे, ऐसे रेखा चित्र में लिख देंगे। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन
परिभाषा का बन गया, दूसरा क्वेश्चन रेखा चित्र का बन गया, और तीसरा क्वेश्चन इनमें अंतर का बन जाता है। क्वेश्चन आता है कि सर इन संस्मरण के लेखकों के नाम नहीं पूछता, संस्मरण के ऐसे यहाँ पे पूछा है निबंधकार के नाम और निबंध लिखिए, क्या ऐसे ही जीवनीकारों के नाम और उनकी जीवनी लिखिए, ऐसे नहीं पूछता? नहीं पूछता बेटा, ये मैं कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र से आपको सिर्फ अंतर पूछेगा, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है परिभाषा पूछ ले, लेकिन आपसे कभी नहीं पूछेगा कि जीवनीकारों के नाम वगैरह बताइए। समझ गए मेरी बात? तो इनके नाम आपको जीवनीकारों के नाम या रेखा चित्रकारों के नाम या आत्मकथाकारों के नाम, इनके नाम वगैरह और इनके आत्मकथा लिखिए, ऐसा आपको याद नहीं करना है। सिर्फ इनके ऊपर एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और एक इनका अंतर, 2 क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करने हैं और 3 ही आपको यहाँ से याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए जो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है वो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे छात्र जो मान लो किसी कारणवश कम याद कर पाते हैं, उनको मन नहीं लगता भैया, कम कम याद होता है, तो उन छात्रों के लिए बता रहा हूँ जो इंटेलिजेंट छात्र जो याद कर सकते हैं पूरा पूरा, वो भैया ज्यादा मैंने कुछ कराया ही नहीं है इस टॉपिक 2 में, उतना ही कराया इतना कि आता है पेपर में। ठीक है, आप सिर्फ उनको करिएगा, ठीक है, पूरे कर लीजिए। और जो कमजोर छात्र हैं मैं उनके लिए 4 से 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप उनको याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है या 3 नंबर का पूछेगा, ये आपसे हो क्या रहा है कि ना ब्लूप्रिंट में 2 साल से निश्चित नहीं किया है कि इस टॉपिक में से कितने नंबर का आएगा। मैंने यहाँ पे 3 या 4 लिखने का मतलब क्या है, ये कंफर्म नहीं है 3 का आएगा कि 4 का आएगा। समझ गए मेरी बात? इससे पहले टॉपिक जो है पद साहित्य का इतिहास 5 का आएगा कि 6 का आएगा, कंफर्म नहीं दिया उसने ब्लूप्रिंट वाले ने, है ना, पहले कंफर्म देता था। समझ गए मेरी बात? इसीलिए समस्या आ रही है, इसीलिए अपन कह सकते हैं 3 का है या 4 का है, अपन 4 पॉइंट करके चल रहे हैं ना, 4 पॉइंट करके चल रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है सर अर्थ 2 नंबर लग रहा है भी, बेटा अर्थ हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, परिभाषाएं भी ये 2 नंबर में पूछी जाती हैं, निबंधकारों के नाम और निबंध वगैरह ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, विशेषता 4 में पूछ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीजें क्या है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से इस पूरे टॉपिक से, टॉपिक नंबर 2, चाहे पार्ट 1 की बात करें चाहे पार्ट 2 की बात करें, इनमें से तो देखिए पहला आता है नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक वर्सेस एकांकी, एकांकी ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नाटक और एकांकी में अंतर समझने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा आता है उपन्यास, उपन्यास वर्सेस कहानी, इनमें अंतर, दोनों में अंतर। इसको भी समझने के लिए पार्ट 1 को जाइए, पार्ट 1 को देखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, जीवनी आत्मकथा में अंतर, जीवनी और आत्मकथा, आत्मकथा में अंतर। चौथा क्वेश्चन कौन सा, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। चौथा है संस्मरण और, रुकिए अभी जाना नहीं है, संस्मरण में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर। ये 4 क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, इन्हीं में से भैया बोर्ड में काम हो जाएगा। साथ ही साथ पार्ट 1 में मैंने ये भी बताया है कि यदि नाटक और एकांकी में अंतर आ गया तो आप कैसे करेंगे, एकांकी उपन्यास में अंतर आ गया तो कैसे करेंगे। तो ये हो सकते हैं एक्सटर्नल हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आप नहीं भी करेंगे, इन 4 कर लेंगे तब भी आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए ये सब चीज आपने कर ली। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, अपन ने इसके बारे में स्टडी कर लिया, इसके बारे में भी कर लिया, आलोचना को मैंने हटा दिया। साथ ही बात करते हैं पत्र साहित्य की, इसको आप हटा देना, गद्य काव्य को हटा देना, भेंट वार्ता को, यात्रा वृत्तांत, डायरी और रिपोर्टाज, इनके बारे में आपको कहीं से कहीं तक, चाहे आप 10th के छात्र हो चाहे आप 12th के छात्र हो, आपको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेनली आता है वो मेनली आता है नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, 5 ये हो गए, और छठवा देखो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण और रेखा चित्र। तो 4 ये और 5 ये, कुल मिला के 9 पन्ने कर ली। टोटल कितनी थी, 16 थी, 6 ये वाली हैं और 10 ये वाली हैं। 16 में से अपन ने 9 कर ली और इन 7 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो बस इतना, इसी के साथ टॉपिक 2 जो है इसका एंड होता है। कल मैं आपके इसकी ना ओटियां और इससे मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही दिए, इनकी ओटियां और पीडीएफ फाइल जो कि मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल मेरा जो है इस पे आपको मिलेगी, पीडीएफ फाइल में ओटियां भी मिल जाएंगी, और इसमें जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो इसी भाषा में, इसी रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।